Assalamualaikum everyone. I hope you are doing great. आज हम पढ़ेंगे tuberculosis. Akshay pharmacist will be telling you about what is TB, its type, its causes, its pharmacotherapy, इसके sign and symptoms और कैसे इसकी जो टेस्ट है वो परफॉर्म किए जाते हैं. But before starting this lecture, I will request you to kindly subscribe my channel Ask Your Pharmacist Mariam. And if you have any query, comment in the section, like, share and subscribe my video. Thank you. तो चले हम start करते हैं. टीबी होता क्या है? टीबी या जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, उर्दू में हिंदी में इसको कहते हैं तिब्बत। तो ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, is commonly known as the TB or tuberculosis, a disease caused by any infectious bacteria that is named as Mycobacterium tuberculosis. So it is caused by a specific bacteria that's named as the Mycobacterium tuberculosis, and इसी tuberculosis के नाम पर ही इस disease का नाम पड़ा है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। सो इसकी मेजरली दो टाइप्स हैं। एक है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, उसको डिजीज सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स और इतना ज्यादा बैक्टीरियल काउंट बॉडी में इंक्रीज नहीं होता कि उसको डिजीज सिम्टम्स हो। आहिस्ते से जब बैक्टीरियल काउंट डिवीजन बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, उसको साइन एंड सिम्टम्स भी शो होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टीबी डिजीज। सो इन्फेक्शन एंड डिजीज आर द डिफरेंट थिंग्स। जब आपकी बॉडी में जो टीबी बैक्टीरिया है वो एंटर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हुआ है, और जब जहाँ जाकर उसके वहां पे बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाता है और एक्टिव डिजीज सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं तो हम उसको कहते हैं दैट इज द टीबी डिजीज। सो ये थी बेसिकली टीबी की दो डिफरेंट मेन टाइप्स। आगे हम देखते हैं कि टीबी की एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसकी प्रेवलेंस क्या है। सो अराउंड अबाउट इन द वर्ल्ड वाइड तकरीबन मोर देन लेस देन 2 मिलियन जो पीपल हैं, more than 2 billion people, about like 3 out of 1 of the world population are infected by the टीबी वायरस, यानी 2 बिलियन से ज्यादा लोग और तकरीबन हर 3 में से एक इंसान को टीबी इन्फेक्शन है। टीबी इन्फेक्शन है, डिजीज नहीं है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे कि आगे इन्फेक्शन जो है वो डिजीज में डेवलप होगा या नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पूरी जिंदगी इन्फेक्शन रहता है बट दे डोंट डेवलप द डिजीज। बैक्टीरिया तो आपको पता है कि बॉडी में हमारे बॉडी सेल से भी ज्यादा है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। आउट ऑफ एवरी out of 1 out of every 3 person do have the bacteria in their body that causes the microbacterium tuberculosis, but it can develop into disease on and off. So majority जो people हैं in the Africa and the South Asia, they are infected with the TB, and 1 in the 10 positive protein derivative जो टेस्ट है, प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट जिनकी आती है, कैन डेवलप द टीबी इन दी मोर देन 2 years। यानी जिन लोगों को, यानी अगर 10 लोगों को पीपीडी पॉजिटिव आया, प्रोटीन टेस्ट जो है वो फॉर द डायबिटीज पॉजिटिव आया, तो उनमें से 10 में से एक को चांसेस हैं कि उसको अगले 2 साल में टीबी डिजीज के सिम्टम्स और साइंस भी शो होने लग जाएंगे। द ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ द टीबी पीक अराउंड 2003, और ग्लोबली इसकी एक जो है वो एपिडेमिक आई इन 2003, और इसमें एक हाई पीक डेवलप्ड हुई फॉर द टीबी इन्फेक्शन। देन कम्स द WHO इंसिडेंस ऑफ द वर्ल्ड इंसिडेंस WHO इन 2020। अगर हम 2020 की इंसिडेंस देखें रिपोर्ट इसकी, तो 2020 में तकरीबन 10 मिलियन पीपल फेल इल विद द टीबी इन 2019, और उनमें से 1.2 बिलियन टीबी डेथ्स हुई थी अमंग दी एचआईवी नेगेटिव पेशेंट जिनको एचआईवी नहीं थी, और 0.208 बिलियन डेथ हुई थी दैट हैव टीबी प्लस एचआईवी पॉजिटिव पीपल। Then the major reasons and the incidence of the TB is the major cause is poverty. Mostly जो लोग malnutrition होते हैं, उनकी immunity और body strength इतनी ज्यादा नहीं होती, दैट इज द रीजन कि उनका जो टीबी इन्फेक्शन है वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाए। HIV इसका बहुत है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो होते हैं। उसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंट या वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में है और उनको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, एंड दे कैच द लोअर इन द डिक्रीज इन देयर बॉडी इम्यूनिटी, और तब उनको इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शन जो है वो डिजीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाती है 95% ऑफ द टीबी डेवलपिंग कंट्रीज में होता है और 85% अफ्रीका में, एंड हाफ ऑफ द मिलियन जो टीबी के पेशेंट्स हैं MDR
जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो तकरीबन 500,000 है इन दी अफ्रीका, यानी जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो चुकी है अगेंस्ट द टीबी, वो तकरीबन आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अफ्रीका में है। एंड देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस कि क्यों अफ्रीका की ही पॉपुलेशन में ज्यादा डिजीज डेवलप हो चुकी है। माइट भी वहां पर जो इनकी जो थेरेपी है वो उसमें पेशेंट्स इतना कंप्लाइंट नहीं है, या वो पेशेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते, या उनकी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस अच्छी नहीं है, या उनकी ड्रग एफिकेसी इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं है, या उनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा। तो ये कुछ रीजंस हो सकती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB. Then comes the Mycobacterium tuberculosis, that is the bacteria जो कि एक कॉजेटिव एजेंट है ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। तो ये इसका ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे इस तरह दिखते हैं। ये होते हैं रेड रोड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टीबी कौन से वायरस होते हैं? ग्राम पॉजिटिव, और ये रोड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। इन्फेक्शन begins with phagocytosis into the macrophage, और जब मैक्रोफेज जो है ना इसको engulf करते हैं, phagocyte करते हैं, तो that it start developing inside the macrophage and can remain inside the host in a dormant form and reactive later, और might भी वहां तब ये जो है वो इन अ डोर्मेंट स्टेट रहे और बाद में ये डेवलप डिवाइड करके जो है वो डिजीज स्टेट डेवलप कर लें। सो इनकी शेप रोड लाइक होती है। दे आर ग्राम पॉजिटिव। इन्फेक्शन begins with the phagocytosis in the macrophage and can remain inside the host cell in the dormant state and can be reactive later. ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं AFB, and they have the mycolic acid and the long chain of fatty acid in their cell wall, and the mycolic acid is essential for the bioavailability, virulence, and enzyme linked biosynthesis of the mycolic acid, and that is present inside the cell wall of the TB bacteria, makes it less virulent to the and less susceptible to the antibiotics. उसके अलावा इनकी स्लो डुप्लीकेशन टाइम होती है। द मेजर रीजन कि क्यों जो टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, क्योंकि इनकी स्लो डुप्लीकेशन टाइम है। जो एक टीबी बैक्टीरिया है वो 2 में डुप्लीकेट होता है, इनकी जो साइकिल है सेल डिवीजन का वो तकरीबन 24 आवर्स तक चलता है। यानी जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं उनमें जो डिवीजन हो रही होती है वो बहुत फास्ट होती है, वो तकरीबन 4 to 20 मिनट्स तक मिनिमम होती है। 4 to 20 मिनट्स में फास्टली जो है एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरियाज में कन्वर्ट होता है। बट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, जो टीबी बैक्टीरिया होता है, वो एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट होने के लिए तकरीबन एटलीस्ट जो है वो एक दिन 24 आवर्स लेता है इन फेवरेबल कंडीशन। दैट्स वाई इसका जो ट्रीटमेंट साइकिल है वो भी 6 मंथ 9 मंथ तक के लिए लेता है। बल्कि उसके अलावा जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, हमें पता है कि उनके ट्रीटमेंट के लिए तकरीबन हमें एक ज्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट देना पड़ता है मैक्सिमम। जबकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए हमें 9 मंथ या तकरीबन 6 मंथ मिनिमम, या अब 3 मंथ्स की भी थेरेपी आ गई है, हमें वो थेरेपी देनी पड़ती है, बिकॉज दे हैव द स्लो डुप्लीकेशन टाइम एंड दे हैव रेजिस्टेंट माइकोलिक एसिड इन देयर cell wall. Then comes the transmission, how they transmit from one person to another. The tiny droplets of the infected person in form of cough, sneezes and speak, तो उनके जो होते हैं ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर देते हैं। द ट्रांसमिशन इज डिटरमाइंड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द कांटेक्ट विद केस ऑफ द टीबी, विद द केस ऑफ द टीबी, कि उनका टीबी के पेशेंट के साथ कितना कांटेक्ट है। देन द इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ दैट कांटेक्ट, उनका कांटेक्ट कितनी ड्यूरेशन और उनकी इंटीमेसी क्या थी, क्या वो ज्यादा एक दूसरे से करीब थे, क्या वो एक रूम में रह रहे थे, एक घर में रह रहे थे, या फिर क्या उनकी इंटीमेसी थी। डिग्री ऑफ इन्फेक्शन केस, जो पेशेंट है जिस वो सलाइवा पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी क्या डिग्री ऑफ द इन्फेक्शन केस है। द शेयर्ड इन्वायरमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, क्या वो ऐसा है कि वो एक ही तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनका कॉन्टैक्ट एरिया सेम है, आइदर कि वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं बट वो सेम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। Approximately 30% of the individual who experience prolonged contact with a infectious TB patient will develop and TB infection in the later on stages. यानी किसी के भाई को, किसी की माँ को था, उनकी वो केयर कर रहा था, तो बाद में उनको भी चांसेस है कि उनको भी टीबी डेवलप हो जाए। फिर आ जाते हैं इसके मेजर रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर फॉर द टीबी इंक्लूड HIV इन्फेक्शन, यानी जिन पेशेंट्स को HIV पॉजिटिव हैं तो उनके अंदर 100 टाइम्स रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट टीबी इन्फेक्शन से टीबी डिजीज 100 टाइम्स ज्यादा होता है।
यानी क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं होता, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में भी द चांसेस इज 100 times मोर. देन कम्स दी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत स्लो होता है, लो होता है, वो गरीब है, उनका न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी है, या उनका हैबिटेट कंडीशंस जो है वो बहुत पुअर है, उनकी हाइजीन कंडीशन अच्छी नहीं है. अल्कोहलिज्म पेशेंट अगर अल्कोहलिक होगा, होमलेसनेस पेशेंट अल्कोहल होमलेस है, क्राउडिंग लिविंग कंडीशंस हैं, या वो कोई ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे बहुत क्राउड है और वहां से वो कैच ऑन इन्फेक्शन कर सकते हैं. डिजीज दैट वीकन्स द इम्यून सिस्टम, या उनको कोई ऐसी डिजीज है जो उनका इम्यून सिस्टम वीक कर रही है, तो मल्टीपल डिजीजेस हो सकती हैं, एचआईवी भी हो सकती है, ह्यूमन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज. उसके अलावा यूज ऑफ डिफरेंट स्टेरॉइड्स एंड द कीमोथेरापीज लाइक एंटी कैंसर्स, जो कीमोथेरापीज होते हैं दैट कैन कॉज द weakening of the immune system that can make them susceptible to develop TB disease. Then migration from a country with a number high case of या फिर कोई ऐसी कंट्री से आए हैं जहाँ पे पेशेंट जो है वो ज्यादा है जिनको HIV डिजीजेस है, या आप क्लोज विसिनिटी में है फॉर दी TB पेशेंट्स. तो देन आ जाते हैं हेल्थ केयर वर्कर. जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो TB पेशेंट्स के ऊपर जॉब कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनके अंदर चांसेस ऑफ द डेवलपिंग इन्फेक्शन भी ज्यादा होता है. देन कम्स दी टाइप्स ऑफ द टीबी. टीबी की कितनी टाइप्स है? तो टीबी की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ट्रांसमिशन वो 3 टाइप्स हैं. पहले भी मैंने आपको 2 टाइप्स बताई ना, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फेक्शन एंड डिजीज. यानी अगर पेशेंट के अंदर टीबी बैक्टीरिया तो है बट उसको डिजीज सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, तो वो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होगा. और अगर उसको साइन एंड सिम्टम्स शो हो गए हैं, तो वो क्या होगा? टीबी इन्फेक्शन डिजीज होगी. अब फिर आगे इसके टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द ट्रांसमिशन और इंसिडेंस ऑफ द डिजीज. उसको प्राइमरी टीबी, पोस्ट प्राइमरी टीबी एंड दी मिलियरी टीबी, यानी कुछ स्टेजेस हैं फॉर डेवलपिंग ऑफ द टीबी, उसमें ये डिवीजन की गई है. हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. प्राइमरी, पोस्ट प्राइमरी एंड दी मिलियरी. So in the primary TB, inhalation of the tubercular bacilli droplets nuclei of 1 to 3 bacilli, जिनका साइज तकरीबन 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है, इजिली रीच द एल्वियुलर सरफेस. क्योंकि इनका साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर है, और जो 1.5 माइक्रोमीटर 1 से लेकर 5 तक जो माइक्रोमीटर साइज होता है, तो इजिली इनहेल होकर ये हमारे जो सेफ्टी लाइन हमारे म्यूकस और ये सब उससे बच के डायरेक्टली एल्वियुलर में चले जाते हैं. तो वहां पर जाके वो पल्मोनरी टीबी ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकता है. इंजेक्शन ऑफ अ पल्मोनरी मैक्रोफेज, या फिर आपने कोई ऐसा फूड या फिर ऐसा कोई मीट ले लिया है जिसके अंदर मैक्रोफेजिस थे, पल्मोनरी मैक्रोफेजिस थे, उसको आपने इंजेस्ट कर लिया है किसी फूड के थ्रू, किसी भी थ्रू, एंड फैगोसाइटोसिस एंड द सेल रप्चर के बाद वो आपकी बॉडी में भी स्प्रेड आउट हो जाएंगे. इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म are intracellular organisms are transported from macrophages to the regional lymph node. यानी आपके इंट्रासेलुलरली ही आपके मैक्रोफेज से किसी लिम्फ नोड में आपका जो बैक्टीरिया है वो ट्रेवल कर गया है. एंड ड्यूरिंग द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट द माइक्रोबैक्टीरिया मे बी हेल्प टू चेक. यानी तब भी हम उसको ऑन हेल्थ टू चेक कर रख सकते हैं, तब वहां पर भी जाके वो लेटेंट भी रह सकता है, इन्फेक्शन डिजीज भी कॉज कर सकता है. आफ्टर अबाउट 3 days ऑफ द इन्फेक्शन, यानी 3 दिन किसी होस्ट से मैक्रोफेज से रप्चर होने के बाद, निकलने के बाद वो किसी लिम्फ नोड में गया है, तो वहां पे 3 दिन के बाद 3 दिन तक वो रेप्लिकेट करेगा. आपने 3 times होगा क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो है वो तकरीबन 24 hours तक का है. तो टी लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंटेड विद माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस एंटीजेंस. तो हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होंगे वहां पर जो हमारा टी एंटी जीन बन जाएगा अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस. तो वहां पे हमारे फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हम डेवलप कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो टीबी से पॉजिटिव है या नहीं. देन कम्स दी आफ्टर द रप्चर, आफ्टर द ड्रॉपलेट न्यूक्लाई आपने प्रोब कर लिया, सॉरी आप इनहेल कर लिया. वो इनहेल करके आपके पल्मोनरी इंजेक्शन से आपकी फैगोसाइटोसिस सेल रप्चर हुआ उसका आगे. वहाँ मैक्रोफेज से वो किसी रीजनल लिम्फ नोड में ट्रेवल किया, रीजनल लिम्फ नोड में उसने 3 दिन तक रेप्लिकेट किया. वहां पर जाकर उसके एम ट्यूबरक्लोसिस के एंटीजेंस बन गए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दिस सेल्स बिकम एक्टिवेटेड एंड बिकम सिक्रेटिंग इंटर INF internecrotic factors gamma and then cytokines. फिर वो INF gamma and cytokines रिलीज करेंगे and the T lymphocytes stimulate macrophages to become bactericidal. फिर T lymphocytes जो होंगे that will start stimulating the macrophages to kill that Mycobacterium tuberculosis bacteria.
एंड एक्ट एज अ बैक्टीरियासिडल। बट क्या होता है, क्योंकि इनकी माइकोलिक वॉल जो होती है सेल वॉल में, वो बहुत स्ट्रेंथन करती है उसको, उसके अलावा जो बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी है वो तो सेल डिवीजन पे एक्ट करेगी ना। तो अब इनका लाइफ साइकिल इतना 24 आवर्स तक का है, तो इनका जो प्रोग्रेशन ऑफ द किलिंग होगी वो भी इसी वजह से स्लो हो जाएगी। तो द लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड माइक्रोबियल मैक्रोफेजेस सराउंड द सॉलिड केशियस चीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस फोकाई। अब वो वेट करेंगे माइक्रोफेजेस के का भी रेप्लिकेट होगा, हम इसके ऊपर एक्ट करें, इसको किल करें, तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर सॉलिड केशियस चीज लाइक एक उसके ऊपर मैस बना लेंगे, उस बैक्टीरिया के ऊपर उसको कवर अप कर लेंगे। तो उस एरिया को हम कहेंगे नेक्रोटिक एरिया ऑफ इन्फेक्शन। वो क्या होगा, नेक्रोटिक एरिया ऑफ द इन्फेक्शन। और वो चीज लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, वो जो होगा स्ट्रक्चर और मैस और कैलकुलाई बना लेगा इनसाइड द लंग्स। Then comes the process is creating activated microbial macrophages is known as the cell mediated immunity. अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस और ये जो मैक्रोफेजेस ने इसके ऊपर एक सॉलिड मैस बनाया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि विया द हेल्प ऑफ द टी लिम्फोसाइट होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी है होती है, टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेटेड मैक्रोफेजेस से होती है। और जो हमारी ह्यूमरल रिस्पॉन्स इम्यूनिटी होती है वो बी लिम्फोसाइट से होती है। फिर आ जाते हैं सेंसिटिविटी। अब देखें, अब हमारे मैक्रोफेजेस टी लिम्फोसाइट्स ने उसके ऊपर केशियस लाइक मैस बना लिए। अब क्या होगा, यानी मैं आपको एक स्टेप दोबारा सारा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन एल्वुलाई या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हमारे इनहेल कर दिया, इनहेल से वो हमारे एल्वुलाई में गया, एल्वुलाई से हमने उसको अब्सॉर्ब किया, एल्वुलाई से अब्सॉर्ब होने के बाद वो कहाँ गया, हमारे वहां पे परमानेंट मैक्रोफेज ने उसको रप्चर किया, उसकी फैगोसाइटोसिस हुई, वो रीजनल लिम्फ नोड में ट्रैवल किया, वहां पे उसने 3 दिन तक रेप्लिकेट किया। फिर टी लिम्फोसाइट ने उसके अगेंस्ट एंटीजन बनाई, टी लिम्फोसाइट जो है फिर आगे आईएनएफ फैक्टर और साइटोकिन्स रिलीज करेंगे। साइटोकिन्स से क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेटेड होंगे वो बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी शो करेंगे। वो जो एक्टिविटी बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी शो करने के लिए, अब जो टी लिम्फोसाइट जो स्टिमुलेटेड होंगे वो क्या होगा, उस एरिया के अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस फोकाई के अगेंस्ट एक सॉलिड केशियस मैस डेवलप कर लेंगे। और उसको हम कहते हैं उस माइक्रोबियल मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अब जो वो होगा उससे क्या होगा, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होगी एंड आल्सो डेवलप थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द मल्टीपल टी लिम्फोसाइट। अब इसी तरह ही मल्टीपल टी लिम्फोसाइट डेवलप होते रहेंगे और उसके अगेंस्ट एक केशियस लाइक मैस डेवलप कर लेंगे। एंड बाय दिस 3 वीक तक, मोर देन 3 वीक्स क्या होगा, सॉरी लेस देन 3 वीक्स में क्या हो जाएगा, मैक्रोफेज हैव बिगन टू बिकम अ ग्रेन्युलोमस टू कंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। और जहां पे वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था ना, वहां पे जहां पे रेप्लिकेट कर रहा था, उसके अगेंस्ट एक ग्रेन्युलोमस मैस डेवलप कर देगा कौन, हमारे टी लिम्फोसाइट्स। डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, टिश्यू नेक्रोसिस एंड द कैल्सिफिकेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगी एट द इन्फेक्शन साइड। प्लस क्या होगा, हमारे लिम्फ नोड्स में भी ये टिश्यू नेक्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन हो सकती है, हमारे लंग्स में भी ये टिश्यू नेक्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन हो सकती है। फिर क्या होगा, ओवर द 1 to 3 months एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट रीच टू एन एडिक्वेट नंबर। 1 से 3 मंथ के अंदर क्या होगा, जो हमारे लिम्फ नोड्स होंगे, जो हमारे एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स होंगे, वो एडिक्वेट नंबर तक इतने बढ़ जाएंगे कि टिश्यू हाइपरसेंसिटिविटी रिजल्ट्स भी जो होगा ना वो हमारा पॉजिटिव आएगा। यानी जब हम अमाउंट ऑफ टेस्ट करेंगे ना, जो टोबी टीबी के लिए जो डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, फिर हमारा वो टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तब तक हमारी adequate number of the hypersensitivity result, हमारी जो पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस एंटीजन है इन द ब्लड वो हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द इन्फेक्शन पेशेंट हैव नो फर्दर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मोस्ट पेशेंट ओनली शो पॉजिटिव स्किन टेस्ट पॉजिटिव, यानी उनके अंदर कोई साइन सिम्टम्स नहीं शो हो रहे, बस उनकी जो स्किन टेस्ट है वो पॉजिटिव शो हो रहा है, अमाउंट ऑफ द टेस्ट। और इनके अंदर स्टैग्नेंट कंडीशन आ गई है उनकी टीबी में, और उनकी टीबी फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर रही। अप्रोक्सीमेटली 90% पेशेंट्स में यही होता है कि 1 to 3 मंथ में उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है स्किन का, बट उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के जो फर्दर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और पैथोफिजियोलॉजी है वो शोन अप नहीं होती। वेयर सम आल्सो हैव radiographic evidence of the stable granulomas approximately 20%। और तकरीबन 20% पेशेंट्स में ग्रेनुलोमास शोज आते हैं जब हम उनका रेडियोग्राफ निकालते हैं, जब उनकी एक्सरेज वगैरह लेते हैं, तो उनके स्टमक सॉरी
उनके नोड्यूल्स में, उनके लिम्फ नोड्स में, या उनके लंग्स में जो है वो ग्रेन्युलोमस जो नेक्रोटिक टिश्यूज हैं वो शो हो रहे होते हैं इन अ चीज लाइक फॉर्म. अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द पेशेंट, यूजुअली चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड द इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, उनके अंदर प्रोग्रेशन ऑफ द प्राइमरी डिजीज आगे स्टार्ट हो जाती है. प्राइमरी डिजीज क्या थी? प्राइमरी डिजीज ये थी कि आपने इनहेल किया बैक्टीरिया को इनहेल किया, वो आपके वहां पे उसने जाके एल्विला में गया, वहां पे मैक्रोफेज रैप्चर हुआ, वहां से आपके लिम्फ नोड में या लंग में उसने अपनी 103 दिन तक अपनी रेप्लिकेशन की. रेप्लिकेशन के बाद लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुए मैक्रोफेजेस की हेल्प से, और उन्होंने एक वॉल और एक सराउंडिंग स्टार्ट कर दी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन साइट को, और वहां पे एक नेक्रोटिक टिश्यू या फिर कैल्सिफिकेशन और या फिर ग्रेन्युलोमास वहां पे बनाने शुरू कर दिए लेस देन 3 वीक्स में. और 1 से 3 दिन तक क्या हुआ, उनका जो मोनटॉक टेस्ट था, स्किन टेस्ट था, वो पॉजिटिव आने लग गया, बट फर्दर प्रोग्रेशन डिजीज की नहीं हुई. तो ये हमारी होगी प्राइमरी डिजीज, प्राइमरी टीबी होगी. ठीक है. बट आगे प्राइमरी डिजीज जब होगी तकरीबन 3 मंथ आफ्टर द इन्फेक्शन, अब आगे जो 5% लोग होंगे उनमें प्रोग्रेशन ऑफ द प्राइमरी डिजीज, यानी प्राइमरी डिजीज की जो है वो प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी. अब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो आगे इसकी नेक्स्ट टाइप क्या है? पोस्ट प्राइमरी टीबी रिएक्टिव डिजीज. ग्रेम्युलस बन गए, ग्रेनुलोमास बन गए, एक्सरे में वो आ गए, स्किन पॉजिटिव टेस्ट ने कंफर्म कर दिया कि भाई इनको टीबी है. अब उनमें से 95% पेशेंट तो डोरमेंट कंडीशन में ही उनका पूरी जिंदगी भी रह सकता है, या फिर 1-2 साल तक उनको इन्फेक्शन हो सकता है जब वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होंगे. बट 5% ऑफ द पेशेंट में पोस्ट प्राइमरी टीबी स्टार्ट हो जाती है. वो क्या होती है? रिएक्टिवेशन ऑफ द डिजीज. उसमें उनके सिम्टम्स और बहुत सारा कुछ शो होने लग जाता है. वो उसमें क्या होता है? रिएक्टिवेशन ऑफ द लेटेंट लेजन आफ्टर द opportunistic fashion result in the active state. अब डोरमेंट स्टेट से लेटेंट इन्फेक्शन उनका जो था वो अब reactivation of the disease उसने start कर दिया. The reinfection lesions result in the proliferation of the Mycobacterium tuberculosis in the wall of the bronchioles and activation of the bronchioles spread on the alveolus. अब क्या होगा? alveoli में उसकी progression start हो जाएगी. So ये होगा हमारा पोस्ट प्राइमरी टीबी रिएक्टिवनेस. उसमें जो हमारा टीबी होगा वो प्रोग्रेशन की तरफ जाएगा. अब अगला स्टेज क्या होगा? थर्ड स्टेज होगा मिलिरी टीबी, या जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. क्या कहते हैं उसको? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. इसमें क्या होता है? चेस्ट एक्सरे में स्पॉटलाइट मिलेट्स सीड शो होते हैं, छोटे छोटे, जैसे मकई के दाने नहीं होते वैसे मिलेट्स शो होते हैं जब उनका एक्सरे करते हैं. तो उसमें क्या होता है? अर्ली डेवलप कंट्रीज में बहुत से एल्डरी लोगों में ये होता है. उसके अलावा चाइल्ड बच्चों में भी इसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है. इसमें क्या हो जाता है? इसमें ये होता है कि उन पेशेंट्स में टीबी इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और उनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द टीबी आगे शो होंगे. टीबी इन्फेक्शन डिजीज कैटेगरीज ऑफ द टीबी, लेटेंट एंड एक्टिव. इसकी क्या क्या टाइप्स है? सो इन द लेटेंट टीबी क्या होता है? इन द लेटेंट टाइप ऑफ द टीबी, latent type TB germs are dormant asleep in the body, and this place can last for the long time, even decades. Patient without any disease symptoms and signs जो है वो जिंदा रह सकता है without any sign and symptoms. don't look don't look और feel sick. उनको कोई सिकनेस या बीमारी फील नहीं होती. नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है उनका, नेगेटिव सपुटम टेस्ट होता है, बट उनका जो पॉजिटिव पीपीडी स्किन टेस्ट होता है ना वो उनका पॉजिटिव होता है. और वो टीबी आगे स्प्रेड भी नहीं कर सकते लोगों को. यूजुअली ट्रीटेड बाय टेकिंग मेडिकेशन फॉर द फॉर लाइक लेस देन 9 months. देन कम द एक्टिव टीबी डिजीज. ये टीबी इन्फेक्शन था और ये टीबी डिजीज था, क्योंकि इधर इन्फेक्शन जो है अगर लेटेंट भी है वो कभी ना कभी तो आगे एक्टिवेट भी हो सकता है. इसलिए हम पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, वो 9th month तक जारी रहता है. देन कम्स द एक्टिव टीबी डिजीज. इसमें सिर्फ एक मेडिकेशन दे रहे हैं for the 9 months in the latent disease, but in the active TB stage the TB germs are reproduced and spread, causing tissue damage. लंग्स के टिश्यू डैमेज स्टार्ट करेंगे. अगर वो किसी और मसल में ट्रांसफर हुआ है तो वहां पे जाके टिश्यू डैमेज स्टार्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल सिकनेस भी पेशेंट फील करेंगे, पेशेंट का वेट लॉस होगा, पेशेंट को ड्राई कफ होगी, पूरा एपिटाइट होगा उसको, उसके रात को जो होगा उसको बहुत ज्यादा फीवर या फिर पसीना आया करेगा. सिकनेस वो फील करेगा, लेथार्जिक फील करेगा, कफ लास्टिंग फॉर मोर देन 3 weeks, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, फीवर होगा. एंड चेस्ट एक्सरे शो करेगा कि उसके लंग्स में मिलेट्स, छोटे 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 छोटे
चने के दाने की तरह तरह छोटे छोटे कैलकुलस है, उसके अंदर कैलकुलाई है। देन कम्स दी जो उसका टीबी टेस्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और ये लोग आगे टीबी स्प्रेड भी कर सकते हैं। और ट्रीटिंग इनको ट्रीट करते हैं तकरीबन 3 to 4 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, और अगर फिर भी उनका कल्चर पॉजिटिव आता तो एटलीस्ट 9 मंथ तक उनको ट्रीटमेंट जारी रहता है। देन कम्स दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द टीबी डिजीज। क्या क्या है साइन एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं टीबी में? प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है? ऑल्दो ओनली about 10% of the people infection with tuberculosis, although most of the initial infections have no symptoms but may develop fever, dry cough, loss of the weight, loss of the energy, poor appetite, night sweats and abnormalities in their chest x-ray। उसके अलावा क्या होगा? डायग्नोसिस हम कैसे कैसे करेंगे इन पेशेंट्स की? सो इन द डायग्नोसिस हम उनके सिम्टम्स देखेंगे सबसे पहले, ठीक है? उनको भूख लग रही है, नाइट स्वेट्स, उनके वेट लॉस, ये सारा कुछ हम नोट्स करेंगे। उसके अलावा कुछ मेडिकल हिस्ट्री लेंगे उनकी, कि क्या उनकी फैमिली में आया किसी को पहले ट्यूबरक्लोसिस थी, या वो कोई किसी ऐसे एरिया में वर्क करते रहे हैं जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते थे, या वो किसी क्लोज कॉन्टेक्ट विद एनी पेशेंट गए हैं जिसको ट्यूबरक्लोसिस थी, या ये साइन सिम्टम्स थे। देन कम द टीबी टेस्ट। उसमें ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट होता है जिसको हम पीपीडी भी कहते हैं, पीपीडी स्किन टेस्ट, या हम उसको मोनटॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट, पीपीडी एंड मोनटॉक्स टेस्ट, यहाँ ब्लड टेस्ट करते हैं ब्लड कल्चरिंग के थ्रू। फिर हम उनका चेस्ट एक्सरे करते हैं, पीसीआर कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर द टीबी। देन कम द डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी। स्पूटम स्पीयर हम में उसको देखेंगे कि क्या बैक्टीरिया एसिडिफाई है, अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया बैसिलस होगा तो वो चांसेस है कि वो ट्यूबरक्लोसिस ही होगा। फिर आ जाती है टूल्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टीबी इन्फेक्शन, मोन्टोस पीपीडी। इसका क्या प्रोसीजर होता है? द मोन्टोक टेस्ट इज रीड 48 से 72 आवर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। हम स्किन के ऊपर एक एरिया में मोन्टोक की जो टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं, तकरीबन 48 से 72 घंटे के बाद उसके रिजल्ट शो होते हैं। इन ड्यूरेशन और आर नॉट लाइक स्वेलिंग मेजर्ड इन मिलीमीटर, और अगर वहां पे स्वेलिंग या फिर नॉट लाइक स्वेलिंग स्टार्ट होती है तो उसको हम मिलीमीटर में मेजर कर लेते हैं। रेडनेस एटलीस्ट एट द टेस्ट साइट इज नॉट मैयर। हम रेडनेस नहीं देखते कि एलर्जी कितनी आई है, हम देखते हैं कि वो स्वेलिंग एरिया कितना है। नेगेटिव रिएक्शन क्या होगा? अगर हमारा जो साइज होगा लेस 55 मिलीमीटर से लेस होगा इन द पीपल विद नो रिस्क फैक्टर, तो वो नेगेटिव होगा। और अगर वो 55 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ा स्वेलिंग एरिया होगा तो वो पेशेंट फॉर द पीपल हु हैव नो रिस्क टेस्ट, उनके और कोई पॉजिटिव साइन सिम्टम्स नहीं है फॉर दी ट्यूबरक्लोसिस, तो वो पॉजिटिव रिएक्शन शो करेंगे और उनके अंदर टीबी इन्फेक्शन जो होगा वो कंफर्म हो जाएगी। फिर आ जाती है इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीपीडी। हमने पीपीडी को इंटरप्रेट कैसे करना है? हमने मोन्टॉक टेस्ट या स्किन ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, या फिर जो हमारे पास मोन्टॉक टेस्ट है उसकी हमें इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है मिलीमीटर साइज के बेस पे। पॉजिटिव पीपीडी स्वेलिंग इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर होगी तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव पीपीडी है, पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट है। अगर वो पेशेंट जो है एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट है, या उसका रीसेंट कांटेक्ट विद एनी टीबी केस हुआ है, या पर्सन विद फाइब्रोटिक चेंज और द चेस्ट रेडियोग्राम कंसिस्टेंट विद द ऑल टीबी, यानी उसको पहले टीबी थी और उसका रेडियोग्राम अभी भी जो है वो फाइब्रोटिक चेंजेस शो कर रहा है, या उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट को किसी उसने अभी रिसेंट ट्रांसप्लांट लिया है तो वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन शो कर सकता है करता है, या फिर उसने कोई पर्सन हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर दी अदर रीजन taking for example equal amount of the less than greater than 15 milligram of the prednisolone for a month or longer, तो वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, या वो पेशेंट जो कि एंटी कैंसर ड्रग ट्रीटमेंट ले रहा है, या टेकिंग टीएनएफ अल्फा एंटागोनिस्ट ले रहा है, तो उन पेशेंट्स में भी अगर लेस इक्वल टू या 5 मिलीमीटर के इक्वल जो है वो स्वेलिंग होती है तो वो पॉजिटिव इंटरप्रेट किए जाएंगे। पॉजिटिव इंटरप्रेट और किनको करेंगे? रीसेंट इमिग्रेंट्स लेस देन 5 years फ्रॉम हाई प्रिविलेंस कंट्री, या वो किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे प्रिविलेंस रेट बहुत ज्यादा था। रेजिडेंट्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द हाई रिस्क सेटिंग एंड द नर्सिंग होम, होमलेस शेल्टर, या वो किसी माजगा में रह रहे हैं, या किसी होमलेस शेल्टर में रह रहे हैं, हॉस्पिटल में, या किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में रह रहे हैं, या माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लैब पर्सनल है, यानी वो किसी लैब में काम कर रहे हैं जहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर कहीं काम हो रहा है, या चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 4
एंड चिल्ड्रन ऑफ एडोलसेंस फॉल्स टू द हाई रिस्क कैटेगरीज, या उनको हाई रिस्क कैटेगरीज से वो जो है वो अगर एक्सपोज्ड है तब भी उनको पॉजिटिव इंटरप्रेट किया जाएगा। देन कम्स द टूल्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टीबी। स्पूटम स्मीयर टेस्ट भी किया जाता है 40% सेंसिटिविटी के साथ। तो ये जो आपको रोड लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर के नजर आ रहे हैं ना, तो ये शो कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स भी शो होते हैं वो स्पूटम पॉजिटिव होते हैं, और जो सिर्फ जिनको इन्फेक्शन होता है वो पॉजिटिव नहीं होते। तो हम स्पूटम कल्चरिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। स्पूटम स्पीयर लेते हैं। स्पूटम स्मीयर से हम देखते हैं कि उनके अंदर स्पूटम के अंदर रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं। यानी एसिड फास्ट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं स्पूटम की। सो in the sputum culturing test, sputum specimen should come with a deep within the lungs or to be obtained in the first cup up to sputum for the 3 consecutive days तक उनका स्पूटम आ रहा है तो तब हम उनका स्पूटम सैंपल लेंगे, या बाय ऑब्टेन थ्रू द स्पेशल रिस्पिरेटरी प्रोसीजर के थ्रू हमने डीप जाकर उनका स्पूटम कल्चर लिया है। देन कम्स द ड्रग थेरेपी। क्या क्या ड्रग थेरेपी हम यूज करेंगे? तो ड्रग थेरेपी में चॉइसेस ऑफ द ड्रग भी आ जाते हैं। चॉइस ऑफ द ड्रग डिपेंड ऑल्सो ऑन द लेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट। आपने 3 महीने तक ट्रीटमेंट लेना है, 6 मंथ तक या 9 मंथ तक, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से ड्रग चॉइस करने हैं। उसके अलावा उनकी कोर मॉर्बिड कंडीशंस क्या हैं, क्या वो HIV पॉजिटिव है पेशेंट, या उनके लीवर या किडनीज या उनकी रीनल फंक्शन वगैरह डैमेज है या नहीं, या फिर वो कोई और ऐसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसकी वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या वो एडेरेंट टू द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। इस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट थेरेपी यूज प्रॉपरली करेगा भी या नहीं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो ड्रग थेरेपी में हम देखते हैं ट्रीटमेंट विद एंटी टीबी हैज नो 2 मेन पर्पसेस। एक तो ये कि क्योर द पेशेंट विद द टीबी, दूसरा ताकि वो एक दूसरे लोगों को स्प्रेड ना करे, तीसरा दूसरा क्या है, to cure the TB and to control TB and preventing the development of the infection form, reducing the period of infection of the people with infectious disease, और उनका पीरियड रिड्यूस करें फॉर द इन्फेक्शियस डिजीज ताकि वो और लोगों में उसको स्प्रेड ना करें। थेरापी में क्या क्या आ जाता है? रिफेम्पिसिन आ जाता है। रिफेम्पिसिन अगर पेशेंट का जो वेट है, अच्छा थेरापी में भी कॉम्बिनेशन रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरो पायराजीनामाइड और इथेम्बिटोल का कॉम्बिनेशन होता है, और कभी कभी इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन की कॉम्बिनेशन भी डाल देते हैं। रिफेम्पिसिन का क्या है डोज कॉम्बिनेशन होगा? इन द फिक्स डोज में 450 mg होगा फॉर द पेशेंट जिनका वेट जो है वो लेस देन 50 kg है, और अगर पेशेंट का वेट जो है वो मोर देन 50 kg है तो वो 600 mg रिफेम्पिसिन यूज करेंगे। अगर आइसोनियाजिड है तो फॉर ऑल पेशेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द वेट हर पेशेंट को 300 mg रिफेम्पिसिन देंगे। पायराजीनामाइड देखें तो वो भी वेट के बेस पर देंगे, 1.5 ग्राम देंगे हम पायराजीनामाइड इन दी पेशेंट ऑफ वेट लेस देन 50 ग्राम, और अगर पेशेंट का वेट ग्रेटर देन 50 ग्राम है तो उनको 2 ग्राम पायराजीनामाइड देंगे। थैम्बिटोल जो होगा वो देंगे हम 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एडजॉइंटली दे रहे हैं तो 750 mg हम देंगे पेशेंट को अगर उसका वेट जो है वो लेस देन 50 ग्राम है, और अगर ग्रेटर देन 50 ग्राम है तो हम उसको 1 ग्राम पर डे देंगे उसको जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन कम्स दी ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में जो हमने अभी पढ़ी स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथेम्बिटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट थी, यानी हर पेशेंट को हम इस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से ट्रीट करेंगे। इन द सेकंड केस इसकी थर्ड लाइन और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट गाइडलाइन भी अवेलेबल है। इसकी थर्ड लाइन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या गाइडलाइन है? अमाइनोग्लाइकोसाइड, यानी पेशेंट जो रेजिस्टेंट हो चुके हैं अमाइनो रिफेम्पिसिन, एथेम्बिटोल वगैरह से, तो हम उनको अमीनोग्लाइकोसाइड, अमीकासिन, कैनामाइसिन, पॉलीपेप्टाइड्स में कैप्रियोमाइसिन, लियोमाइसिन, फ्लोरोकिनोल में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, और थायोमाइड्स में हम इनको इथोनामाइड दे सकते हैं, साइक्लोसिरीन, पी अमाइनो सेरिसाइक्लिन एसिड, और थर्ड लाइन में रिफाब्यूटिन, मैक्रोलाइड्स, क्लैरिथ्रोमाइसिन और लिजिनोलिड भी दे सकते हैं। देन इसके लिए ना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था WHO ने, डोट्स प्रोग्राम फॉर टीबी। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें क्या होगा, WHO ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट 9 मंथ तक अपने ट्रीटमेंट से अडेयर नहीं रहते, क्योंकि पेशेंट को मल्टीपली जो है ना वो उनको साइड इफेक्ट्स शो होते हैं डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के और एंटीबैक्टीरियल्स के,
तो वो क्या करते हैं, डर जाते हैं ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स देख के, उनकी नजर कमजोर होने लग जाती है, उनको टिंटनाइटिस स्टार्ट हो जाती है, उनके हाथ पाँव में अजीब सी अरताश स्टार्ट हो जाती है, या उनके यूरिनेशन पिंक कलर की हो जाती है, उनका सलाइवा स्पूटम पिंक कलर का हो जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, पेशेंट जो है वो डरना शुरू हो जाते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या स्टार्ट, और अपनी जो मेडिकेशन है वो स्टॉप कर देते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप ना करें अगेंस्ट दी एंटी टीबी ड्रग्स, और वो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया उन्होंने। एंड दे स्टार्टेड अ डॉट प्रोग्राम फॉर द टीबी पेशेंट। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ऑब्जर्व किया ट्रीटमेंट शॉर्ट को फॉर द शॉर्ट कोर्स ऑफ द पेशेंट, ताकि पेशेंट जो है वो एडहेरेंट रहे टुवर्ड द थेरेपी। फिर या और क्या इसके लिए ट्रीटमेंट ड्रग थेरेपी है, वैक्सीन है बेसिलाई कैलमिटी ग्यूरिन BCG के नाम से एंटी टीबी की जो है वो वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो ये बेसिलाई कैलमिटी ग्यूरिन या BCG वैक्सीन भी यूज कर सकते हैं, ताकि दे डोंट डेवलप दी एंड दे डोंट कैच द इन्फेक्शन। फिर आ जाती है मॉनिटरिंग पॉइंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंटी टीबी की जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो उनके अपने अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो वो हमें इंश्योर करना होता है कि पेशेंट जो है वो उसके साइड इफेक्ट और जो भी उसको ऑन टू वर्ड इफेक्ट शो हो रहे हैं ट्रीटमेंट से, वो भी हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करें। तो जो जो पेशेंट अगर आइसोनियाजिड यूज कर रहा है तो उसके अंदर जो पायरोडॉक्सिन है, विटामिन B12, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको पेरिफेरल न्यूट्राइटिस स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके हाथ पाँव में ना अजीब अजीब से सुइयां चुभने लग जाती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि पेशेंट को सप्लीमेंटेशन में पायरोडॉक्सिन दें, पायरोडॉक्सिन उसको विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन दें। या और क्या करें, उस पेशेंट को रेगुलरिटी उसकी LFT मॉनिटरिंग करें, क्योंकि आइसोनियाजिड, इथेमिटोल, पायराजिनामाइड, ये सारे ड्रग्स जो है ना वो आपकी लीवर को डैमेज करती हैं और आपकी रीनल को भी डैमेज करती है। तो जरूरी है कि हम इसका सीरम क्रिएटिनिन और LFT मॉनिटरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो हम मंथली करें या वीकली करें। तो पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए जब वो थेरेपी यूज कर रहा है, ताकि उसके जो ऑर्गन डैमेज है वो कम से कम हो। उसकी बेस पर हम उसकी जो ड्रग थेरेपी है उसको स्पेशलाइज्ड करें, उसकी डोज जो है वो टेलर्ड करें। देन कम द रेगुलर टेस्टिंग फॉर द विजुअल एक्विटी ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज बाय एथेम्ब्यूटोल। तो जो ड्रग है एथेम्ब्यूटोल, वो क्या करता है, वो आपकी जो विजुअल एक्यूटी है, आपकी नजर, उसको कमजोर करता है। तो जो पेशेंट एथेम्ब्यूटोल ज्यादा ड्यूरेशन फॉर द 3-4 मंथ तक यूज करता है तो उसको पुअर विजन स्टार्ट होने लग जाती है। तो उसके लिए पेशेंट की ऑप्टिकल न्यूराइटिस और उसकी रेगुलर टेस्टिंग खुद ही विजन भी करना जरूरी है, ताकि उसकी इससे पहले कि उसकी अगर हम इसको अनअटेंडेड छोड़ दें और पेशेंट को थैम्बेटोल उसकी पुअर विजन के बाद भी देते रहे, तो पेशेंट जो है वो पुअर विजन के बाद उसकी नजर जा भी सकती है, वो ब्लाइंड भी हो सकता है। अगर हम पुअर विजन में ही इथेम्बेटोल जो है वो विथड्रॉ कर लें और आगे हम उसको इथेम्बेटोल ना यूज करवाएं, तो उसकी रिवर्सल के चांसेस भी होते हैं, यानी उसकी पुअर विजन जो है, उसकी जो नजर कमजोर हुई है वो उसकी नजर ठीक भी हो सकती है। अगर हम नजर खराब होने पर उसको वो यूज करते रहें तो वो पेशेंट पुअर विजन से ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकता है। फिर जो हमारी पायराजिनामाइड है, वो क्या करता है, उसमें यूरिक एसिड मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि ये इनहिबिट कर देता है यूरिक एसिड एक्सक्रीशन की। तो इसमें ये सारी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जो एसिड है वो न्यूराइटिस को करवाता है, उसके लिए पायरोडॉक्सिन देना जरूरी है। और सारी एंटी बैक्टीरियल जो है टीबी के लिए वो LFT डैमेज करती हैं, लीवर को डैमेज करती हैं, उसके लिए LFT मॉनिटरिंग जरूरी है। सो जो एथेम्बेटोल होता है वो पुअर विजन कॉज करता है, इसलिए उसकी रेगुलर टेस्टिंग फॉर द विजुअल एक्टिविटी चेक करनी है। पायराजिनामाइड जो है वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन रोकता है, इसलिए यूरिक एसिड मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। तो ये सारा था ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर द टीबी और उसके टाइप्स। आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। इफ यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव, kindly subscribe to my channel Ask Your Pharmacist Mariam and share this lecture with your pharmacy and your relative circle. Thank you so much for listening. Please subscribe, share, and like my channel. And if you have any query, you can comment in the section. Thank you so much. Allah Hafiz.